कार्बोहाइड्रेट देखते हैं। हमने अब क्या क्या देखा, बेसिक देख ली, कार्बन देख लिया, वाटर देख लिया, अब कार्बोहाइड्रेट देखेंगे इस वीडियो में। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स चौथा टॉपिक है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की एक जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है कि ये हाइड्रेटेड कार्बन है। हाइड्रेटेड कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन है, इसके साथ वाटर मौजूद है, ये हाइड्रेटेड कार्बन इसको कह रहे होते हैं। मगर इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि इसको हम कहते हैं पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड का क्या मतलब है, एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप होता है जिससे कार्बन की तरफ डबल बॉन्ड होते हैं। आर ग्रुप होता है, आर ग्रुप का मतलब है कार्बन चेन। ठीक है, कितने भी कार्बन इससे आके अटैच हो सकते हैं, दूसरी तरफ हाइड्रोजन होता है। कीटोन का मतलब क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ आर ग्रुप मौजूद होता है, तो ये कीटोन ग्रुप कहलाता है। तो इन यह एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मौजूद होगा। पॉलीहाइड्रोक्सी होगा मतलब OH, बहुत सारे OH मौजूद होंगे। तो ऐसा स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे OH हैं और एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप मौजूद है, तो ये एक कार्बोहाइड्रेट को बनाते हैं। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी आती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है। इसके तीन बेसिक जो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशो क्या होता है, हमेशा 2:1। क्यों, हमने अभी देखा था, इसको हम क्या कह रहे थे, हाइड्रेटेड कार्बन। तो इसमें देखें वाटर ऐड है तो 2 और ये 1, तो इसी वजह से कार्बन है और इसके साथ वाटर ऐड है, तो इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन 2 होगा और इसकी रेशो में ऑक्सीजन 1 होगा, तो 2:1 इसका रेशो होता है। उसके बाद इसका जनरल फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला इसका है CnH2nOn, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि ये कहाँ मौजूद होता है। ठीक है, ये कहाँ मौजूद होगा, बस इतना भी आप याद रख लें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारे पार्ट्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे पार्ट्स ऑफ सेल में मौजूद होता है, इतना भी काफ़ी है। उसके बाद बनता कहाँ पर है, इनकी सिंथेसिस, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिंगर टिप पे होनी चाहिए। कहाँ बनता है ये, बस एक ही इसका है कि फोटोसिंथेसिस में बनेगा, जो प्लांट अपना फूड बनाते हैं उसमें बनता है। अब फोटोसिंथेसिस में कार्बोहाइड्रेट बनता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज नहीं, लिपिड्स या प्रोटीन किसी में भी टूट सकता है, मगर जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट ही बनना है। और यही क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, सोर्स ऑफ एनर्जी भी कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। थोड़ी बेसिक बातें हमने देख ली हैं। अब क्लासिफिकेशन 3 है, एक मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। हम मोनोसेक्राइड से स्टार्ट करते हैं। मोनोसेक्राइड, सेक्राइड का मतलब होता है शुगर, मोनो का मतलब होता है 1, मतलब ये सिंगल यूनिट होगा, सिंगल शुगर होगी। ठीक है, सिंगल होने की वजह से क्या है, ये सिंपल है, सिंपल होता है, स्वीट होता है टेस्ट में, और वाटर सॉल्युबल होता है, क्योंकि बहुत सिंपल है तो वाटर सॉल्युबल होगा। और टूट नहीं सकता, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता छोटे पार्टिकल्स में। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी सिंगल है, सिंगल से और छोटा क्या होगा। अच्छा, उसके बाद जो एक छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि सारे कार्बन, जितने भी कार्बन मौजूद होते हैं मोनोसेक्राइड में, अभी हम पढ़ते हैं कार्बन का, ऑल कार्बन में क्या होता है, OH मौजूद होता है एक्सेप्ट 1। सिर्फ एक कार्बन में OH मौजूद नहीं होगा, बाकी सब में मौजूद होगा। ठीक है, हम स्ट्रक्चर पे पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ग्रुप जिनमें, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद होता है, अभी हमने पढ़ा था एल्डिहाइड और कीटोन, 2 ग्रुप होते हैं इनमें, एल्डिहाइड या कीटोन, तो उनको हम क्या कहते हैं, एल्डो शुगर। और जिनमें कीटोन होता है उनको क्या कहते हैं, कीटो शुगर। ठीक है, इसके बाद इसका भी जनरल फार्मूला वही है, CnH2nOn, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिमम भी मोनोसेक्राइड में 3 कार्बन मौजूद होते हैं। क्यों, मिनिमम भी कितने रिक्वायर्ड है, 3 कार्बन। क्यों, इसका रीज़न ये है आपको एल्डिहाइड ही समझाता हूँ। देखें, अब ये एल्डिहाइड का ये स्ट्रक्चर था, दूसरी तरफ हाइड्रोजन था और इस तरफ क्या था, आर ग्रुप। अगर आप कहें कि 2 कार्बन हो, मतलब एक कार्बन मौजूद है और एक कार्बन आप कह रहे हैं और हो, तो एक कार्बन मैंने लगा दिया। अब हमने पढ़ा था कि सब में क्या मौजूद होगा, OH, सिर्फ एक में मौजूद नहीं होगा, वो ये कार्बन हो गया। अब यहाँ अगर हम OH लगा दें और हाइड्रोजन से बैलेंस कर देते हैं, तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि पॉलीहाइड्रोक्सी है, मतलब बहुत सारे OH होने चाहिए, एक नहीं। तो ये स्ट्रक्चर में एक OH आ रहा है, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, डेफिनेशन पे ही नहीं होता रहा। तो मिनिमम भी 3 कार्बन जब होंगे, तो ये देखें, अगर हम ये 3 कार्बन, ये तो हो गया एल्डिहाइड ग्रुप वाला, और ये एटलीस्ट 2 हो गए, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा पॉसिबल है, डेफिनेशन पे होता है, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो मिनिमम 3 कार्बन। अब 3 कार्बन, अब हम क्लासिफिकेशन इसकी पढ़ लेते हैं। क्या 3 कार्बन वाले होते हैं, 4 कार्बन वाले, 5, 6, 7। 3 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, ट्रायोज। इसको क्या कहेंगे,
टेट्रोज इसको क्या कहेंगे, पेंटोज इसको कहेंगे हेक्सोज, इसको क्या कहेंगे हेप्टोज। ठीक है। अच्छा अब हम जो जनरल फार्मूला था क्या था, CnH2nOn, इससे हम इनका जनरल फार्मूला निकाल सकते हैं। ये 3 कार्बन है तो कार्बन की जगह 3 रख देंगे। H2n का मतलब है कि 3 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा 6 और O3। तो ऐसे ही सारे हम निकाल सकते हैं। इसका देख लें 4 है तो हाइड्रोजन डबल होंगे, H8 2 से क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है और O4 ही होगा। इसमें 5 है तो हाइड्रोजन डबल होंगे 10 और O5। इसमें 6 है तो ये हाइड्रोजन डबल होंगे और O6, और इसमें 7 है हाइड्रोजन डबल होंगे 14 और O7। ठीक है, ये हो गए इनके फार्मूलाज। अब हम देखते हैं वन बाय वन सबको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ट्रायोस को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, ट्रायोस को यहाँ डिस्कस करते हैं। ट्रायोस के अंदर 2 आ जाते हैं, 2 एग्जाम्पल हैं ट्रायोस के। क्या, ग्लाइसिल एल्डिहाइड और दूसरी क्या है डाइऑक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। इन दोनों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों इंटरमीडिएट हैं। दोनों क्या हैं, इंटरमीडिएट हैं, मतलब के बीच के स्ट्रक्चर्स हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्लस फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस जब हो रहा होता है तो कहीं ना कहीं उनके प्रोसेस में, उनके रिएक्शंस में ये दोनों बनते हैं। अब इनके रिएक्शन आप कहाँ बनते हैं, ये सारे आप पढ़ते हैं बायोएनर्जेटिक्स में। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आपको इतना पता होना चाहिए। अब दोनों के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ग्लाइसिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है तो कौन सा ग्रुप मौजूद होगा, ये वाला ग्रुप मौजूद होगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये ग्रुप मौजूद होगा। और 3 कार्बन वाला है, 2 कार्बन और लगा देते हैं, 1 और 2 और लगा दें। और हमने पढ़ा कि बाकी सब में 1 के अलावा जो ये हो गया OH मौजूद होता है, OH लगा दिया। तो बाकी हाइड्रोजन से कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं तो हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिया, तो ये ग्लाइसिल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बन गया। अब कीटोन का देख लेते हैं। कीटोन हमने पढ़ा था कार्बन और जो है वो कीटोन में भी कितनी है, डाइऑक्सी एसीटोन में कितनी है हमारे पास 3 कार्बन ही है। तो एक कार्बन एक तरफ, एक कार्बन एक तरफ, क्योंकि दोनों तरफ R चेन थी ना। ठीक है, और बाकी सब में OH होना है तो OH लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन से बैलेंस हो जाएंगे। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स हो गए। अगर हम देखें अब टेट्रोस का हमें सच नहीं पता होना चाहिए, बट टेट्रोस के बारे में ये पता होना चाहिए कि कहाँ लिखा है टेट्रोस का, यहाँ लिख लेते हैं। क्या है ये, रेयर इन नेचर है, बहुत कम होता है नेचर में। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होता है, सम बैक्टीरिया। कहाँ पर कि बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में ये इंटरमीडिएट होता है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में क्या है, इंटरमीडिएट, मतलब बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं ये बनना होता है। और इसके 2 एग्जांपल्स हैं, एरिथ्रोज और एरिथ्रोलोज। ठीक है, बस इतना अगर आपको पता हो तो इसके बारे में काफ़ी है। अगला है पेंटोस। पेंटोस की थोड़ी सी डिटेल हमें करनी पड़ेगी, इसके स्ट्रक्चर वाइज वो कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं पेंटोस। पेंटोस के अंदर 2 आती हैं, एक है राइबोज और दूसरा है राइबुलोज। ठीक है, दूसरा है राइबुलोज। ठीक है, दूसरा राइबुलोज है। अच्छा, राइबुलोज क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम नहीं पढ़ेंगे, ज़रूरत नहीं है। इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। राइबोज क्या है, 5 कार्बन वाला है, हमने भी देखा पेंटोज में था। तो 5 कार्बन है और ये क्या है, एल्डो शुगर है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप इसमें मौजूद होगा। तो हम एल्डिहाइड ग्रुप सबसे पहले लगा देते हैं, ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया हमने। ठीक है, अब हम 5 कार्बन लगाने हैं, तो ये 1 हो गया ऑलरेडी, 2, ये 3, ये 4 और ये 5 कार्बन लगा दिए। और इसमें हम सारे, क्योंकि अब 1 के अलावा सब में क्या है OH होता है, तो OH लगा देते हैं। OH लगा दिए तो बाकी सारे हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। अब इसका रिंग स्ट्रक्चर भी होता है। रिंग स्ट्रक्चर कैसे होता है, मैं रिंग्स का थोड़ा सा आपको यहाँ बताऊंगा। रिंग्स का ये होता है कि रिंग स्ट्रक्चर जो होता है, रिंग स्ट्रक्चर जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक पायरेन रिंग होता है, ठीक है, और दूसरी रिंग हमारे पास होती है फ्यूरेन रिंग। ठीक है, एक पायरेन है, फ्यूरेन। पायरेन में क्या होता है कि 6 कॉर्नर होते हैं, 6 कॉर्नर होते हैं। ठीक है, और 5 कार्बन होते हैं, 5 कार्बन 6 कॉर्नर और 1 कॉर्नर पे ऑक्सीजन लगा होता है, तो छठा वो होगा। बना के समझाऊंगा और समझ आ जाएगा। इसमें 5 कॉर्नर और 4 कार्बन। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। जो हमारे पास ये वाला है राइबोज वाला, ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास इस कैटेगरी का, फ्यूरेन कैटेगरी का, मतलब कि इसके अंदर 5 कॉर्नर और 4 कार्बन होंगे। तो अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले तो हम नाम लिख लेते हैं। नाम क्या होगा इसका, रिंग स्ट्रक्चर में
रिंग स्ट्रक्चर में इसका नाम होगा राइबो फ्यूरेन। ठीक है, नाम लिख लिया। अब फ्यूरेन में क्या है, 5 कॉर्नर होने, एक पे ऑक्सीजन, बाकी हम ये कॉर्नर बना लेते हैं। एक पे कार्बन आ गया, इस पे कार्बन आ गया, इस पे कार्बन आ गया और इस पे कार्बन आ गया। तो देख लें कॉर्नर कितने, 1 2 3 4 5, 5 कॉर्नर हो गया, 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, इसकी आपको ये पता होना चाहिए कि जो ऊपर वाला कार्बन है इस पे OH ऊपर आएगा और जो नीचे वाले कार्बन है इन पे क्या आएगा, OH नीचे आएगा। OH क्या आएगा, नीचे आएगा, ये नीचे आ गया OH, इसमें OH नीचे आ गया। और जो 5वां कार्बन है, क्योंकि राइबोस में 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 हुए, तो 5वां कार्बन जो है वो इस कार्बन से अटैच होगा और इस कार्बन पे कोई OH नहीं होगा। ठीक है, जी वाला कार्बन है, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5, तो कार्बन नंबर 4 है, इस पे नो OH। ठीक है, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी। फिर 5वां कार्बन है, अब यहाँ पर OH कहीं भी लगा दें। तो जो हमारे पास राइबोफ्यूरेन है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना, हमने 5 कॉर्नर थे, 4 कार्बन लगाए, एक में ऑक्सीजन, जो ऊपर वाला था उसमें OH ऊपर आ गया, बाकी नीचे वाले में OH नीचे आ गया। चौथे कार्बन पे कोई OH नहीं था और चौथे कार्बन से 5वां कार्बन अटैच था और उससे हमारे पास क्या था, OH उस पर लगा हुआ था, वो किसी भी साइड लगा दें। तो ये आपको हो गया राइबोस का, और राइबोलोज का हमने देख लिया। और ये कहाँ होता है, राइबोस कहाँ मिलेगा, ये न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। इसकी लोकेशन है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हम देखेंगे हेक्सोस, जो 6 कार्बन शो करता है ये। ठीक है, 6 कार्बन वाला, मैं नीचे अब लिखूंगा ये हेक्सोस, 6 कार्बन वाला। हेक्सोस में अब हमारे पास क्या क्या आ जाता है, हेक्सोस के अंदर आ जाता है ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज। ये 3 कैटेगरीज हैं हेक्सोस की। हमें ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के स्ट्रक्चर दोनों पढ़ने पड़ेंगे, रिंग और दूसरे वाला स्ट्रक्चर भी। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एल्डो शुगर है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा। और फ्रैक्टोज क्या है, ये है कीटो शुगर है। अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ बनाएंगे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पर। ठीक है, ग्लूकोज में क्या 6 कार्बन है और एल्डो है, तो एल्डिहाइड ग्रुप हम पहले लगा देते हैं। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप लग गया, 6 कार्बन है, एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 1 2 3 4 5 और ये छठा आ गया। ठीक है, हम डी ग्लूकोज बना रहे हैं जो बॉडी में मौजूद होता है। ठीक है, डी ग्लूकोज है ये। जो एल ग्लूकोज है हमारी बॉडी में मौजूद नहीं होता, उसमें सिर्फ हाइड्रोजन की एक कार्बन पे हाइड्रोजन की पोजीशन का फर्क होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये वाले जो कार्बन है इस पे OH इस साइड, ये वाले कार्बन पे OH इस साइड होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये यही डी ग्लूकोज बना रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। इस पे OH इस साइड, बाकी सब पे OH जो है वो इसी साइड होगा, बाकी ये सारे क्या लग जाएंगे, हाइड्रोजन लग जाएंगे। ठीक है, सारे हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस पे OH इस साइड है, तो इसी वजह से ये OH जो है हमारे पास किस साइड है, OH है राइट साइड, तो ये बनना है डी ग्लूकोज। अगर ये वाला OH इस साइड चला जाता तो क्या बन जाता है, एल ग्लूकोज, जो कि बॉडी में मौजूद नहीं होता। ठीक है, अच्छा, इसका अगर हम देखें रिंग स्ट्रक्चर, वो क्या है, वो पायरोनोस फॉर्म में, मतलब 6 कार्बन और 5 कॉर्नर। ठीक है, पायरोनोस फॉर्म में, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्लूकोपायरोनोस कहेंगे, सिंपल ग्लूको पायरेनोस कहते हैं इसको। अब रिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा कि हमें क्या बनाने हैं, 6 कॉर्नर। ठीक है, एक पे आ गया ऑक्सीजन, ठीक है, और ये आ गया कार्बन, ये आ गया कार्बन, यहाँ पर आ गया कार्बन, यहाँ पर एक और कार्बन आ गया, और ये कार्बन ये आ गया, ये मिल गया, और जो 5वां कार्बन है यहाँ पर एक और कार्बन अटैच है। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 और ये छठा कार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोजन कैसे लगेगा, इसमें 2 बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। क्या कि C5 पे OH नहीं होगा, पहली बात, और C3 पे OH जो है वो ऊपर होगा। 2 बातें याद रखेंगे। अब कर लेते हैं, बना लेते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ OH नीचे ही आएगा, C3 पे हमने कहा कि OH ऊपर होगा, बाकी हाइड्रोजन बैलेंसिंग में कर रहा, जो बचेगा वो हाइड्रोजन ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया, उसके बाद यहाँ पर भी OH नीचे आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा था कि C3 पे OH ऊपर आना है, तो यहाँ OH ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद C4 है, इस पर भी नीचे ही आएगा। C5 पे OH नहीं होना। ठीक है, और जो C6 है पे OH कहीं भी लगा दें। बाकी यहाँ हाइड्रोजन आ गया, मैं लगा ही देता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। ठीक है, बाकी बच गया हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी करनी है। ये बन गया क्या, ये बन गया हमारे पास ग्लूकोपायरेनोस। अब फ्रैक्टोज देख लेते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्टोज में भी क्या है, फ्रैक्टो कीटो है तो वही 6 कार्बन। ठीक है, कीटो शुगर है मगर।
अब हम बनाएंगे कीटो शुगर कैसे बनेगा। ये हमने बना दिया डबल बॉन्ड, दोनों तरफ R ग्रुप, दोनों तरफ कार्बन चेन होगी। तो ऊपर एक कार्बन है जिसमें OH सब में ही मौजूद होगा, क्योंकि इस पे नहीं होगा ना मौजूद, सिर्फ OH, बाकी हमने पढ़ा सब में होता है मोनोसेक्राइड में एक के अलावा। 2 कार्बन हो गए, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। और OH लगा दें यहाँ पर आप, OH इस कार्बन पे OH यहीं होगा, दूसरी तरफ यहाँ भी OH, यहाँ भी OH, बाकी आ जाएंगे क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। ये बन गया हमारे पास फ्रक्टोज का, ठीक है, ये बन गया फ्रक्टोज। और अगर इसका हम देखें रिंग स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ये फ्यूरेन होता है, ठीक है, ये फ्यूरेन होता है इसका रिंग स्ट्रक्चर। 5 कार्बन और 5 कॉर्नर 4 कार्बन। अब फ्यूरेन बना लेते हैं। हमने क्या पाँच क्या बनाने हैं, हमने 5 कॉर्नर बनाने हैं, ठीक है। ये कॉर्नर ये है ऑक्सीजन वाला, इस पे आएगा कार्बन, इस पे आएगा कार्बन, इस पे आएगा कार्बन, ये कार्बन और ये मिल गया। कितने बने, 5 कॉर्नर बन गए। ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, 2 कार्बन और लगाने, क्योंकि 6 कार्बन वाली शुगर है। पहला जो है वो लग जाएगा यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ लग जाएगा, ठीक है, ये कार्बन लग गया, और एक कार्बन लग जाएगा यहाँ पर। अब नंबरिंग हमें दोबारा करनी पड़ेगी, हमने कार्बन क्योंकि एक ऊपर ऐड कर दिया है। नंबरिंग अब कर लेंगे यहाँ से। ये क्या है नंबरिंग, एक सेकेंड, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 कार्बन, ठीक है। अब इसमें 2 बातें इसमें भी याद रखनी है कि C4 पे OH कहाँ आएगा, ऊपर, और C5 पे OH नहीं होगा, ठीक है। अब लगा लें OH। C हमने कहा कि कहाँ आएगा, यहाँ तो जो ऊपर साइडों वाले कार्बन हो तो आप कहीं भी लगा दें, ठीक है। तो अब C1 पे लग गया, C2 पे कहाँ आएगा, नीचे आएगा। सिर्फ C4 पे हमने कहा कि ऊपर आना है, C2 पे नीचे, C3 पे नीचे, जो C4 है इस पे ऊपर आना है, ये ऊपर लगा दिया। C5 पे कोई नहीं होगा, और साइड वाला है तो यहाँ OH यहाँ लगा दें, बाकी हाइड्रोजन बैलेंस कर लें। तो ये बन गया हमारे पास क्या, फ्रक्टोफायरन, मैंने नाम नहीं लिखा, फ्रक्टोफ्यूरेन बनेगा, फ्रक्टोफ्यूरेन, ठीक है। ये आपको थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो ग्लैक्टोज है, ग्लैक्टोज में हमें ये पता होना चाहिए कि मिल्क शुगर में मौजूद होता है फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज मिल्क शुगर में मौजूद होता है। अच्छा, अब थोड़ी थोड़ी बातें जो हैं वो बाकी हैं किसकी, इन्हीं की बाकी हैं। हम देखते हैं कहाँ लिखूँगा, फ्रक्टोज की पहले देख लेते हैं। फ्रक्टोज क्या है, मोस्ट अबंडेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, मोस्ट अबंडेंट हेक्सोज है, मतलब 6 कार्बन वाले में अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, तो ये क्या है, फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज क्या होता है, रिस्पायरेशन का इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट रिस्पायरेशन, जगह नहीं मैंने नहीं लिखा, पूरा लिख लीजिएगा, रिस्पायरेशन का इंटरमीडिएट है, ठीक है। फ्रक्टोज के बारे में हो गई। और ग्लूकोज का तो आपको पता है क्या है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है ग्लूकोज। अच्छा, एक रह गया लास्ट वाला जो था, ये हेप्टोज ना। हेप्टोज का हमने स्ट्रक्चर वगैरह नहीं देखना कुछ भी, हेप्टोज का क्या देखना है कि फोटोसिंथेसिस में क्या है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस, बस ये बात आपने इसके बारे में याद रखनी है। इसमें काफ़ी बातें हो गई। अब इसके मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ आए हुए हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है, हमने फार्मूला कहाँ देखा है, ये रहा फार्मूला। ये क्वेश्चन आया हुआ है MD कैट 2020 में, ठीक है, कि फार्मूला पूछा है, फार्मूला बता दूँ, जनरल फार्मूला मोनोसेक्राइड का। इसके बाद ये स्ट्रक्चर कम आते हैं वैसे, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका है ग्लूकोपाइरेनोज का। ग्लूकोपाइरेनोज हमने कहाँ लिखा हुआ है, ग्लूकोपाइरेनोज, ये रहा ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका कब आया है, 2016 MD कैट में, MD कैट 2016 में, ठीक है। आई थिंक काफ़ी हो गया इसके बारे में, ठीक है। मोनोसेक्राइड के बारे में काफ़ी हो गया। स्ट्रक्चर थोड़ा मुश्किल है, बट आप देखना पड़ेगा, ज़ाहिर है आपको। अच्छा, एक छोटी सी बात मैं आपको और बता दूं, क्या कि इफ़ OH जो है हमें नीचे मिले कार्बन पे, ठीक है, कार्बन पे OH अगर नीचे मिले, C1 कार्बन पे, पहले कार्बन पे OH नीचे मिले तो अल्फ़ा शुगर कहलाती है ये। अगर पहले कार्बन पे OH जो है वो ऊपर मिले तो ये बीटा शुगर कहलाती है। फेडरल की बुक में बात में अच्छा नहीं, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब अगला है ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ग्लूकोज अलग से पढ़ना पड़ेगा, बाकी तो हमने देख लिया ऑलमोस्ट सारी बातें। ग्लूकोज क्या है कि फ्री स्टेट में अगर हो, दोनों स्टेट में मिल सकता है, फ्री और कंबाइंड में। फ्री स्टेट में मिलता है कि इनमें फ्रूट्स वगैरह में मिल जाएगा हमें, ठीक है। ब्लड में इसकी परसेंटेज होती है 0.08% ब्लड में मौजूद होता है। और अगर कंबाइंड स्टेट में देखें तो डाइसेक्राइड
पॉलीसेकेराइड इनमें मौजूद होता है, हम पढ़ेंगे भी अभी, ठीक है। और स्टार सब में इनमें मौजूद होगा। सिंथेसिस कब होती है? फोटोसिंथेसिस में बनता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं ऊपर वैसे भी। फोटोसिंथेसिस में बनता है और 100 ग्राम ग्लूकोज जो है, 100 ग्राम ग्लूकोज की सिंथेसिस के लिए 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। बस ये बातें हैं ग्लूकोज के बारे में। अगला हम पढ़ते हैं ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड इसी में डाइसेक्राइड आ जाएगा। अगला है ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, मतलब कुछ थोड़ी सी शुगर होंगी। अगर दो हों तो कहलाता है ये डाइसेक्राइड, अगर 3 से 10 हों तो ये कहलाता है ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना है कि अब इनमें बॉन्ड कौन सा मौजूद होता है। जैसे ये अगर ये शुगर है, ये शुगर है, ये शुगर है, इनके बीच में बॉन्ड कौन सा है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इनके बीच में मौजूद होता है और ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है। हमने ऊपर देखा था आयनिक कोवलेंट क्या होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है भाई। अब इनकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है कि माल्टोज होता है, एक लैक्टोज होता है और एक सक्रोज होता है। माल्टोज किससे मिल के बना है? 2 ग्लूकोज मिलते हैं तो बन जाता है माल्टोज। एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज मिलता है तो क्या बन जाता है? लैक्टोज। और सक्रोज बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज, ठीक है। इनकी ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत आता है। उसके बाद सबकी थोड़ी थोड़ी बातें, माल्टोज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। क्या कहलाता है? माल्ट शुगर भी कहलाता है, माल्ट शुगर। इसमें बॉन्ड कौन से? ये अब मैं जो आपको बॉन्ड्स बता रहा हूँ आपको बस फिंगर टिप्स होने चाहिए। इसमें होता है α14 ग्लाइकोसिडिक लिंक होता है, ग्लाइको, ये बहुत आते हैं ये वाले लिंक्स, ठीक है। उसके बाद ग्लैक्टोज है, इसको क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। इसके अंदर β14 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मौजूद होता है। इसके बाद सक्रोज को हम क्या कहते हैं? केन शुगर। इसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है α12 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है भाई। हमें सक्रोज के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्ट होती है, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट भी सक्रोज के फॉर्म में होती है। मिसाल के तौर पर फूड बना कहीं पर और दूसरी रीजन में जाना है ट्रांसपोर्ट होने के लिए, तो किस फॉर्म में होगा? सक्रोज की फॉर्म में होगा ये ट्रांसफर। अच्छा, उसके बाद एक छोटी सी बात ये है कि सारे मोनोसेक्राइड जो हमने ऊपर पढ़े, ऑल मोनोसेक्राइड क्या हैं? रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है। और ऑल डाइसेक्राइड भी क्या हैं? रिड्यूसिंग शुगर है, सिर्फ सक्रोज के अलावा। सिर्फ सक्रोज के अलावा भी क्या है? रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या मतलब है? ऐसी शुगर, अगर ये शुगर है और ये कोई और सब्सटेंस है, ठीक है, ऐसी शुगर जो इसको जाके किसी और सब्सटेंस को क्या कर दे? रिड्यूस कर दे और ख़ुद क्या हो जाए? खुद हो जाए ऑक्सीडाइज। ये क्या कहलाती है? रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूस का मतलब करने का क्या है? इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निकाल दे या हाइड्रोजन निकाल दे, तो क्या हो जाएगा? इसने इसको रिड्यूस कर दिया और ख़ुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज कैसे? इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको जो है वो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का बता रहा था कॉन्सेप्ट। रिड्यूसिंग शुगर जो होती हैं, रिड्यूसिंग शुगर जो होती हैं वो हमारे पास मोनोसेक्राइड भी होती हैं और डाइसेक्राइड भी, सारे सिर्फ किसके अलावा? सक्रोज के अलावा। क्यों? इसका रीज़न मैं बता रहा था कि इनके अंदर जो हमारे पास रिड्यूसिंग होती हैं, इनके अंदर फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या मौजूद होता है? फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मौजूद होता है। इसकी मिसाल के तौर पर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, और ये कीटोन ग्रुप है। ये फ्री मौजूद होंगे। जब फ्री होंगे तो किसी सब्सटेंस से रिएक्ट करके उसके अंदर से हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है। मगर सक्रोज का क्या मसला है? इसके अंदर फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप मौजूद नहीं होता, तो किसी से रिएक्ट करके हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, इसलिए नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। बस इतनी बात भी आपको अगर पता हो तो बहुत मोर देन इनफ है। अच्छा, हमने ये देख लिया। अब पॉलीसेकेराइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं। अच्छा, क्वेश्चंस अगर देखें तो क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था अभी कि मोनोसेक्राइड्स जो हैं अगर 2 से 10 मिलें तो हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास बन जाता है ओलिगोसेक्राइड कैटेगरी में आता है। अगर 2 हों
तो डाई होता है, और 3 से 10 हो तो क्या आ जाता है, ओलिगोसेक्राइड, ओलिगो, और ये डाई। तो इन बातों का जो एमसीक्यू आपका आया है, ये ईटा 2015 में पूछा गया। इसके बाद ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जैसे मोनोसेक्राइड 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 मिले, तो बीच के बॉन्ड है वो क्या है, ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड है। तो एमडीकेट 2019 में भी आया हुआ है, और भी बहुत सारे सालों में ये आया है। इसके बाद लैक्टोज किससे बना, बताया था, ग्लूकोज और गलेक्टोज से मिलकर बनता है। तो इस बारे में भी एमडीकेट 2019 में इन्होंने ये भी पूछा है, ठीक है। इसके बाद सक्रोज का भी इन्होंने पूछा है। सक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, ये भी पूछा हुआ है, यह है 2015 ईटा में, ठीक है। इसके बाद अगर आप जो है वो, ठीक है, लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज का देख लिया हमने, और लिंकेजेस, अगर सक्रोज की लिंकेजेस भी पूछे हुए हैं, मैंने को बताया था अल्फा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये नम्स 2019 में आया है। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन किससे बना, इनके अंदर बॉन्ड्स कौन से हैं, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों के एमसीक्यू काफ़ी आए हुए हैं। अगला अब हम देखेंगे पॉलीसेक्राइड, स्टार्ट कर रहे हैं, जो लास्ट कैटेगरी है। पहली थी मोनोसेक्राइड, फिर ओलिगोसेक्राइड, अब पॉलीसेक्राइड स्टार्ट करें। पॉलीसेक्राइड क्या है, ये बहुत ज़्यादा जब मोनोसेक्राइड मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड मिले 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 तो क्या बन जाएगा, पॉलीसेक्राइड, और इसके अंदर भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होंगे, ठीक है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड मिले हुए होते हैं। उसके बाद ब्रांच स्ट्रक्चर होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं, टेस्टलेस, ठीक है। और जो है वो मॉलिक्यूलर वेट, जो है मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। आप कैसे याद रखना है कि जो मोनोसेक्राइड है सिंपल है, तो उनका टेस्ट भी स्वीट होगा, वो वाटर सॉल्युबल भी होंगे, और जो है वो टेस्ट उनका अच्छा होगा। जब आप आएंगे ओलिगोसेक्राइड में, थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल हुए तो थोड़े से कम वाटर सॉल्युबल होंगे, थोड़ा कम स्वीट होगा। तो अगर पॉलीसेक्राइड में जब आ गए तो ये टेस्टलेस होंगे, और जो है वो वाटर सॉल्युबल भी नहीं होंगे, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। इसमें एक हम पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि वो हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है। जब टूटता है, हाइड्रोलिसिस होती है, और हाइड्रोलिसिस तो क्या देता है हमें, ग्लूकोज। क्यों, क्योंकि ये बने ग्लूकोज से होते हैं। ये बड़ा आपको कॉन्सेप्चुअल पता होना चाहिए कि जो पॉलीसेक्राइड है सारे ही किससे, ग्लूकोज, जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं मैंने आपको बताया बहुत सारे मिलते हैं, हज़ारों लाखों में। तो सारे यूनिट क्या होते हैं, एक यूनिट ग्लूकोज का यूनिट से मिले होते हैं, सिंगल यूनिट अगर देखें तो ग्लूकोज ही होता है, ठीक है। अब इनकी है कैटेगरी कि ये किस में है, क्या क्या इनकी वो है कंपोजिशन है। तो पहला हम अगर देखें तो इसमें स्टार्च भी आता है, ठीक है। उसके बाद इसमें ग्लाइकोजन भी आता है, उसके बाद इसमें सेलुलोज भी आता है, ठीक है। डिटेल में हम इनको पढ़ेंगे, और हम काइटिन को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो काइटिन में आप यहाँ लिख देता हूँ, काइटिन भी आता है। इसके अलावा क्या क्या आता है, इसके अलावा जो आता है मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, एगार आता है, ठीक है, डेक्स्ट्रिन आता है, पेक्टिन आता है, ठीक है। इनको बस नाम भी बताऊँ तो काफ़ी है, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम स्टार देखते हैं, हम 4 देखने हैं बस, ठीक है। स्टार, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, यानी कि डिटेल से। अच्छा, ये प्लांट्स में क्या है, स्टोर फूड है, स्टोर्ड फूड है प्लांट में। जो प्लांट जो फूड बनाता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है, देखें, फूड बनाता है किस फॉर्म में, मैन्युफैक्चर करता है कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट करता है सेक्रोज की फॉर्म में, और स्टोर करता है स्टार्च की फॉर्म में। ये तीनों फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तीनों अलग अलग एमसीक्यू, ठीक है। उसके बाद मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है एनिमल्स के लिए, ठीक है। एनिमल्स के लिए मेन सोर्स है कार्ब्स का। क्यों, एनिमल्स को अपना फूड तो नहीं बनाते, ठीक है। तो एनिमल्स यही प्लांट्स वगैरह जो दूसरे प्लांट्स ने का स्टार्च बनाया हुआ है उसी को कंज्यूम करते हैं, उसी से क्या लेते हैं, एनर्जी लेते हैं। हाइड्रोलिसिस से टूट के ग्लूकोज ही देगा, क्योंकि हमने सारे अभी देखा पॉलीसेकेराइड किससे बने हुए, ग्लूकोज से ही बने हुए। उसके बाद आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट का आपको पता होना चाहिए। ये क्या करता है, अगर हम आयोडीन इसमें डालें तो ये ब्लू कलर देगा, ब्लू कलर, ठीक है। ये ऐसे होता है, अगर कोई सैंपल है और हमें नहीं पता उसमें स्टार्च है, हमें पता करना है अगर स्टार्च है या नहीं, हम आयोडीन डाल देंगे, अगर ब्लू कलर मिल गया तो वो स्टार्च होगा। अब इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एक है अमाइलोज और एक है माइलो पेक्टिन। अमाइलोज क्या है, अनब्रांच्ड है, ठीक है। जैसे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऐसे स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, तो क्या हो गया, अनब्रांच्ड, पहली बात। उसके बाद क्या है, कोल्ड वाटर में, कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल है, बट हॉट वाटर में क्या है,
सॉल्युबल है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अंदर बॉन्ड कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट बात, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, याद रखना पड़ेगा आपको। माइलोपेक्टिन देख लेते हैं। माइलोपेक्टिन क्या है, ब्रांच है, जैसे ये ग्लूकोज है तो ऐसे ब्रांचिंग निकली हुई होगी तो क्या हो जाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। पहली बात, इनसॉल्युबल है, चाहे कोल्ड वाटर हो चाहे हॉट वाटर हो, दोनों में क्या इनसॉल्युबल है। अब बॉन्ड कौन सा है इसके अंदर, अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है इसके अंदर। काफ़ी है इतना स्टार्च के बारे में, ठीक है। अब ग्लाइकोजन अगर देखें तो ग्लाइकोजन क्या है, एनिमल स्टार्च कहते हैं हम। अगर आपको एमसीक्यू आए कि एनिमल स्टार्च क्या है तो ग्लाइकोजन है, क्यों, क्योंकि एनिमल्स में फूड स्टोर जो होता है, जब ग्लूकोज हमारी बॉडी में आया, हमने जितना चाहिए था कंज्यूम कर लिया, जो रिमेनिंग एक्सेस है वो स्टोर किस फॉर्म में होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। तो इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी कह रहे होते हैं। कहाँ स्टोर होता है, मेनली कहाँ स्टोर होता है, लिवर और मसल में मेनली स्टोर होता है, ठीक है, लिवर और मसल में। और ये वाला एमसीक्यू आपका आया है एमडी कैट 2017 में कि मेन जगह कौन सी है जहाँ स्टोर होता है, तो वो लिवर और मसल सेल है। हाइड्रोलिसिस करके टूट के ग्लूकोज की जगह हम पढ़ चुके हैं। और ये क्या है, इनसॉल्युबल है, पता होना चाहिए आपको ये क्या है, इनसॉल्युबल है। और ब्रांच स्ट्रक्चर है, बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग है, ठीक है, ब्रांच है, इवन मोर ब्रांचेज है, माइलोपेक्टिन से भी ज़्यादा ब्रांचेज इनमें मौजूद हैं। और आयोडीन के साथ क्या देता है, रेड कलर विद आयोडीन। अगर हम इसमें आयोडीन डालें तो क्या कलर हमें मिलेगा, रेड कलर, ठीक है। ये हमारे पास हो गई बातें ग्लाइकोजन की। अगला करते हैं हम बात सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है, स्ट्रेट चेन है, एक तो बात ये, मतलब इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, स्ट्रेट चेन, ठीक है। उसके बाद मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, ये आपको फिंगर टिप पे होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट क्या है, हमारे पास सेलुलोज है। और मोस्ट अबंडेंट जो हमारे पास हेक्सोज था 6 कार्बन वाला, क्या था, वो फ्रक्टोज था, ठीक है। अगर ये कॉइल हो जाए, अगर मिसाल के तौर पे सेलुलोज का स्ट्रक्चर है, अगर ये कॉइल हो जाए, आपस में मिल जाए, कॉइल होके क्या बना लेंगे, सेल वॉल, ठीक है, कॉइल टू फॉर्म सेल वॉल, कॉइल बन क्या कर लेते हैं, सेल वॉल बना लेते हैं। उसके बाद कॉटन में, अगर हम कॉटन को देखें तो प्योर सेलुलोज हमें मिलता है, प्योर सेलुलोज कॉटन में हमें मिल जाता है, ठीक है। और सेल वॉल और प्लांट्स में भी मौजूद होता है, और प्लांट्स में भी सेलुलोज पाया जाता है। उसके बाद टूट के क्या मिलेगा, वही ग्लूकोज मिलेगा, और ये इंसॉल्युबल है, ठीक है, ये भी इंसॉल्युबल है वाटर में। हमने पढ़ा सारे इंसॉल्युबल हैं, बस यहाँ पर अमाइलोज में आ रहा था कि ये हॉट वाटर में सॉल्युबल था। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन में डाइजेस्ट नहीं होता, क्यों, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज इंजाइम रिक्वायर्ड है, सेलुलेज इंजाइम जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता, तो ह्यूमन में डाइजेस्ट ये नहीं हो पाता। उसके बाद ये एमसीक्यू ये वाला सेल वॉल और प्लांट में मौजूद होता है, ये आपका एमडी कैट 2018 में आपसे पूछा गया है ये, ठीक हो गया। अच्छा, अगला है, अच्छा आयोडीन टेस्ट बस देख लेते हैं इसका। आयोडीन टेस्ट क्या करता है, आयोडीन टेस्ट के साथ ये कोई कलर नहीं देता, नो कलर विद आयोडीन टेस्ट, ठीक है। अगला काइटिन है, काइटिन मैं आपको नीचे समझा देता हूँ। काइटिन यहाँ पर देख लेते हैं, काइटिन थोड़ी सी बातें इसमें देखनी है। फॉर्मूला सबसे पहले C5H13N5 C5N O5 और N, ठीक है, मैंने शायद N5 लिख दिया, O5 है ये, O5 और N, ठीक है, और ये नंबर ऑफ यूनिट्स है। C5H13O5 और N इसका फॉर्मूला है काइटिन का, ठीक है। काइटिन क्या है, पॉलीमर है, पॉलीमर है किसका, किससे मिलके बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। क्या मतलब, इसमें तीन चीज़ें, एक एन एसिटाइल है, एक ग्लूकोज है, एक अमाइन है, तीन चीज़ें से मिलकर बना है। मैं इनका स्ट्रक्चर बना देता हूँ। एसिटाइल का क्या स्ट्रक्चर है, एसिटाइल कुछ ऐसा होता है, ये एल्डिहाइड ही होता है, हमने ऊपर पढ़ा था एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर, एल्डिहाइड ही होता है। यहाँ पर अगर CH3 लगा हो और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हो तो ये एसिटाइल का स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज हमने पढ़ा मोनोसेक्राइड है। अमाइन क्या होता है, अमाइन का ये स्ट्रक्चर है RNH2, आर का मतलब कार्बन चेन, कितने भी इसमें कार्बन हो सकते हैं, तो ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है।
इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है, 2 बातें यहाँ पर। स्ट्रक्चर जो है इसका, स्ट्रक्चर वो किससे सिमिलैरिटी रखता है? सिमिलर टू सेलुलोज, एक बात। और इसका फंक्शन जो है, फंक्शन वो किससे सिमिलर है? वो केराटिन से सिमिलर है। क्यों? ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसलिए केराटिन से सिमिलर है। अब इसमें क्यों सिमिलैरिटी है, क्यों हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कैसे प्रोवाइड करता है, हमें ये बताना चाहिए कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है जैसे ये नाइट्रोजन है, तो ये नाइट्रोजन की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। नाइट्रोजन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्ट्रेंथ मौजूद होती है, और स्ट्रेंथ की वजह से हमें क्या प्रोवाइड कर रहा होता है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, ये क्या होता है इसकी प्योर फॉर्म अगर हम देखें, अगर प्योर फॉर्म को हम देखें इसकी, तो क्या होती है? वो टफ होती है। ठीक है, बहुत टफ होती है प्योर फॉर्म। जैसे आर्थ्रोपोड्स वगैरह में मौजूद भी होती है, मगर ये यूजुअली प्योर फॉर्म में नहीं मौजूद होता, ये मिक्सचर में मौजूद होता है, और भी सब्सटेंस के मिक्सचर में, जैसे प्रोटीन के मिक्सचर में होगा। जब दूसरे सब्सटेंस के मिक्सचर में मौजूद होता है तो और भी ज़्यादा टफ हो जाता है, ये और भी ज़्यादा टफ हो जाता है। ठीक है, बस इतना इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला हम देखेंगे, अगला है हमारे पास अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्टीरियो आइसोमर्स का। स्टीरियो आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बाकी है। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मतलब क्या कि अगर डी और एल ग्लूकोज की एग्जांपल ले रहे हैं, डी ग्लूकोज में पहले बनाता हूँ। ठीक है, ये एल्डिहाइड, क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, तो यहाँ पर हम 6 कार्बन पहले बना लेते हैं, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, यहाँ पर ओ OH इस साइड आ जाएगा, यहाँ ओ OH इस साइड आ जाएगा, और यहाँ ओ OH इस साइड आ जाएगा, यहाँ ओ OH इस साइड आ जाएगा, यहाँ इस साइड। ठीक है, ये बन गया हमारे पास डी ग्लूकोज। अगर हम बनाएं एल ग्लूकोज ऐसा बनेगा। एल्डिहाइड ग्रुप तो वही है। ठीक है, यहाँ पर कार्बन पूरे कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर ओ OH आ गया इस साइड, यहाँ पर ओ OH आ गया इस साइड, यहाँ आ गया इस साइड, यहाँ आ गया इस साइड। अच्छा, अगर अब आप इस कार्बन पे गौर करें, सेकंड क्लास कार्बन है, इस पे ओ OH जो है, इस अगर डी ग्लूकोज में देखें तो वो है राइट साइड पे। ये एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो इस पे आप देखें तो किस साइड पे है? वो है लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो अगर हम बीच में मिरर लगा दें, अगर ये मिरर है, तो ये वाला स्ट्रक्चर जब हम मिरर में देखेंगे तो हमें ये एल ग्लूकोज जैसा दिखेगा। अगर हम एल ग्लूकोज के मिरर में देखेंगे तो डी ग्लूकोज जैसा दिखेगा। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? मिरर इमेजेस। क्यों? सिर्फ इस ओ OH के पोजीशन की वजह से। ये ओ OH जो है यहाँ पर राइट पे है और यहाँ पर लेफ्ट पे है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमें सिर्फ छोटी सी ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी बॉडी में सिर्फ डी ग्लूकोज होता है। डी ग्लूकोज हमारी बॉडी में मौजूद होगा। ठीक है, एल ग्लूकोज बॉडी में मौजूद नहीं होता। जब डी ग्लूकोज मौजूद होगा तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स भी इसी के लिए होंगे। डी ग्लूकोज आएगा, इसी को तोड़ेंगे। ठीक है, इसी के लिए एंजाइम मौजूद होंगे, और इसके लिए कोई एंजाइम मौजूद नहीं होगा। जब इसके लिए एंजाइम मौजूद ही नहीं है तो ये आर्टिफिशियल स्वीटनर में, आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो उसमें ये डाल दिया जाता है। जब ये डाल दिया जाता है तो जब वो कंज्यूम करते हैं तो जब बॉडी में एंजाइम ही मौजूद नहीं है तो टूटेगा ही नहीं, तो मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा। ठीक है, कोई टूटना, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, टूटेगा नहीं, तो कोई कैलोरी भी नहीं मिलेगा, तो जब कैलोरी नहीं मिलेगा तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल स्वीटनर में डाल देते हैं ताकि कोई इफेक्ट ना आए। बस दोनों का टेस्ट क्या होता है? टेस्ट सेम फॉर बोथ। ठीक है, ये बात जो है आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अच्छा भाई, ये आई थिंक हो गया हमारा। बस मुझे यहाँ पर आपको लिंकेजेस थोड़े बताने हैं। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन में हमने देख लिया, ये सब हमने देख चुके हैं। अल्फ़ा 1,4 अल्फ़ा 1,6 लिंकेज देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने सेलुलोज में नहीं देखा लिंकेज शायद। सेलुलोज कहाँ पर है? स्टार्च, सेलुलोज यहाँ पे लिंकेज नहीं देखा। मैं आपको यहाँ का लिंकेज सेलुलोज का बता देता हूँ। लिंकेज क्या है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है इसके अंदर। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बीटा 1,4 होता है। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम काइटिन का देखें तो काइटिन में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसमें भी यही होता है। ठीक है,
काइटिन में भी क्या होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ही होता है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, इसमें भी यही मौजूद होता है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट तक जो है हमने कवर कर लिया।